hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee, May each who feels one as himself with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग शंकर लॉज की शाम की सभा में फिर से उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो भी ये क्या नाम है मीटिंग होती है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है और इसको कभी भी सुना जा सकता है। हम लोग इसको कभी भी सुन सकते हैं। पीछे थियोसॉफी दिल्ली के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब का। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे डॉक्टर राजीव गुप्ता सेक्रेटरी हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट बुक एथिक डबल, जो कि हमारे क्या नाम है बहुत कई लोगों ने उसके बारे में लिखा है, उन सब का निचोड़ और अच्छे से उन सब चीज़ों को सिंथेसिस करके एथिक डबल के बारे में हम लोग को बताएंगे। बेसिकली तो ये पावेल जी की बुक के ऊपर आधारित होगी, मगर और भी कई जगह से राजीव जी लेंगे। तो डॉक्टर राजीव गुप्ता हमारे सेक्रेटरी हैं, इसलिए कोई हम उनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, हम सब उनको जानते ही हैं। तो बिना समय गंवाए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आएं और अपना टॉक स्टार्ट करें। डॉक्टर राजीव गुप्ता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ प्रेजेंट करने की, ताकि हम देख सकें पावर पॉइंट को। ये दिखाई दे रहा है माता जी? दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है जी। ओके। हमारा टॉपिक आज है इथिक डबल। और ये जैसे माता जी ने बताया कि ये पावल की जो किताब है इथिक डबल, उसके ऊपर आधारित है। हमारा जो टारगेट होगा इस टॉक से, वो ये होगा कि हम इथिक डबल के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बना लें, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इथिक डबल फंडामेंटली क्या है। एक थियोसॉफिकल स्टूडेंट को इथिक डबल के बारे में जितना आना चाहिए कम से कम, वो आज कवर हो जाएगा। बहुत डिटेल में जानने के लिए तो पूरी किताब ही देखनी पड़ेगी अच्छी तरह। और हम इसके साथ में इस किताब में एक तो चैप्टर ऐसे हैं, एक्टोप्लाज्म और द वर्क्स ऑफ डॉक्टर किलनर, जो कि पुरानी किताबों में नहीं है, तो मैं उनके ऊपर बात नहीं करूँगा उन दो चैप्टर्स पे। इसके अलावा इसमें 25 चैप्टर हैं, उनमें से बाकी चैप्टर्स पे कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम ज़रूर लेंगे आगे। तो हम पहले समझते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 7 लोक हैं या 7 दुनियाएं बसती हैं। वो सातों दुनिया जो मैटर है, उस मैटर के आधार पे होती हैं। पदार्थ कितना डेंस है, कितना ठोस है और कितना सूक्ष्म है, उसके हिसाब से ये सातों लोक बनाए गए हैं। इन सातों लोक का नाम हमारे यहाँ पे है फिजिकल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, बुद्धिक वर्ल्ड, आत्मिक, अनुपातक और आदि। जब एनी बेसेंट आए और C.W. रेपिटा आए, उन्होंने थोड़ा सा और इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ताकि वेस्टर्न दिमाग के अंदर उनके लिए शब्द आसान हो जाए, तो उन्होंने इंट्यूशनल, स्पिरिचुअल, मोनाडिक और डिवाइन ऐसे बताया। इन सातों में जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में कुछ मालूम है, वो है तो फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारा अपना ये भौतिक जगत है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, भूलोक है, पृथ्वी लोक है।
इसके अंदर भी हम देखते हैं कि नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से 7 डिविजन्स हैं। ये 7 डिविजन्स इस पे बेस्ड हैं कि कितना डेंसिटी है मैटर की, उसके ऊपर बेस्ड हैं। तो हम तो सॉलिड को तो जानते ही हैं, लिक्विड को भी जानते हैं, हम ठोस पदार्थ को जानते हैं, तरल पदार्थ को जानते हैं, गैस को जानते हैं। ये 3 को तो हम जानते हैं। हम बाकी 4 को नहीं जानते हैं। उसके बारे में थियोसॉफी ने हमको बताया है कि एक इससे भी सूक्ष्म, गैस से भी सूक्ष्म, जो हम कह सकते हैं एक लेवल है, उसको हम कहते हैं ईथरिक, और इसको थियोसॉफी में कहते हैं सब प्लेन। क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड की जगह इस्तेमाल करते हैं थियोसॉफी में प्लेन, PLANE। तो उसी के साथ सब डिविजन्स को हम सब प्लेन कहते हैं। तो जब हम किताब पढ़ें, हम में से जो भी नए हैं, वो जब किताबें पढ़ें थियोसॉफी की, तो कंफ्यूज ना हो ये सब प्लेन क्या है, प्लेन क्या है। तो ये सब प्लेन का मतलब है उसका एक छोटा टुकड़ा, और वो टुकड़े के आधार किस पे है, उसके डेंसिटी के ऊपर है। क्योंकि इसके अंदर जितना भी पदार्थ है, जैसे सॉलिड में जितने पदार्थ हैं, वो सॉलिड के ही कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके ऊपर वो फॉलो करते हैं, उन प्रिंसिपल्स को मानते हैं, इसलिए उनको सॉलिड कहा गया है। ऐसे ही जब हम फोर्थ सब प्लेन ईथर की बात करते हैं, ईथर सब प्लेन इसको कहा गया है। इसके अंदर के जो पदार्थ हैं, वो इसके अंदर की जो मटेरियल की क्वालिटीज हैं, वो सब एक ही टाइप की होंगी, इसलिए इसको अलग से एक ग्रुप बना के और इसको ईथरिक सबप्लेन कहा गया है। इससे और सूक्ष्म जाते हैं तो सुपर ईथरिक, उससे और सूक्ष्म जाते हैं तो सब एटॉमिक, उससे और सूक्ष्म जाते हैं तो एटॉमिक। ये 4 ऐसे लेवल हैं, 4 ऐसे सबप्लेन हैं, जिन जो कि गैस से भी सूक्ष्म हैं। और ये चारों और प्लस ये 3, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीनों और ये चारों, सातों के सातों एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम फिजिकल लोक या फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। जो हमारे और मेंबर्स हैं जो जानते हैं, वो तो उनके लिए तो बहुत क्लियर है, पर इतना मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको ये समझ में आ जाए। हम ये देखते हैं कि हमारे अपनी जगत में भी, अगर हम करंट को देखते हैं और आवाज़, साउंड को हम सुनते हैं, लाइट को देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं, आग भी देखते हैं, मैग्नेटिज्म भी है। ये सब चीज़ें सॉलिड, लिक्विड, गैस में कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कैसे चलती हैं, इसके बारे में अभी साइंस को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। मगर हमारे थियोसॉफी में हमको बताया गया है कि जो नॉर्मल करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जो हमारी तारों में चलती है, जिससे पूरी हम जानते हैं, और जो आवाज़ है, साउंड है, ये सब के सब इस ईथरिक सब प्लेन के मैटर को इस्तेमाल करती हैं अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। लाइट के लिए हमें सुपर ईथरिक सब प्लेन की जरूरत पड़ती है, इसका मैटर है तो लाइट रहेगी। ऐसे ही कुछ फाइनल इलेक्ट्रिसिटी की उन्होंने बातें करी हैं, जिसके बारे में हमें आगे डिटेल नहीं बताई है कि फाइनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। वो सब एटॉमिक प्लेन के अंदर वहाँ पे अपना कार्य करती है। और थॉट ट्रांसफरेंस की बात जो होती है कि ब्रेन टू ब्रेन, ईथरिक ब्रेन टू ईथरिक ब्रेन जब ट्रांसफर होता है किसी विचार का, तो उसके अंदर इस पदार्थ का इस्तेमाल होता है जो फर्स्ट सब प्लेन का है। इसको समझते हुए हम आगे देखते हैं कि जब हमारी जो शरीर है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल बॉडी, क्योंकि हर एक मनुष्य का इन सातों लोगों के ऊपर, सातों प्लेन्स के ऊपर, सातों दुनियाओं के ऊपर एक एक शरीर है, उस पदार्थ से बना हुआ है। तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हमारी फिजिकल बॉडी है, एस्ट्रल दुनिया के अंदर एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल में मेंटल बॉडी, इस तरीके से हमारी बॉडीज हैं। तो जो फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी के 2 हिस्से होते हैं मनुष्य के, ह्यूमन बीइंग के। वो जो 2 हिस्से होते हैं, हम उनको कहते हैं थियोसॉफी में डेंस बॉडी और ईथरिक डबल। ये दोनों जुड़कर, मिलकर, और इसको हम कहते हैं फिजिकल बॉडी। डेंस बॉडी किससे बनी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस से। और ईथरिक डबल किससे बना होता है? इन 4 सब प्लेन्स के पदार्थों से। तो डेंस बॉडी, और उसी के ऊपर एक और बॉडी होती है जो थोड़ी सी उससे ज़्यादा बड़ी होती है, मगर उसी के साथ में चिपकी होती है, इसको हम कहते हैं ईथरिक डबल। ये दोनों जो हैं, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं फिजिकल बॉडी। और इस तरीके से हम इसको समझते हैं। हमारे यहाँ पे इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अन्नमय कोश ऐसा बताया गया है, और ईथरिक डबल को प्राणमय कोश। तो ये दोनों को इस तरीके से हमारे हिंदू या हमारे सनातन धर्म के अंदर एक सेक्शन इसको ऐसे भी डिवाइड करता है।
तो ये ईथरिक डबल को प्राणमय कोश भी बोला गया है। प्राणमय कोश क्यों? क्योंकि इसके अंदर से प्राण का प्रभाव होता है, प्राण का ये व्हीकल है, प्राण इसके अंदर से चलते हैं, प्राण की सर्कुलेशन होती है। जर्मनी में भी इसको जो है डॉपलगैंगर के नाम से, राजयोग में स्थूलोपाधि, इस तरीके से कई इसके नाम दिए गए हैं ईथरिक डबल के। पहले के जो हमारा लिटरेचर था उसके अंदर, थियोसॉफिकल लिटरेचर में, वहाँ पे एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल मैन, लिंग शरीर कहा गया, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई ईथरिक डबल क्या चीज़ होती है और एस्ट्रल बॉडी क्या होती है। मगर क्योंकि एनी बेसन और C.W. लेविटर जब आए और उन्होंने पूरा उसका अध्ययन करा, और वो क्योंकि 30 से 40 साल तक रहे हैं मैडम एनी ब्लेवस्की के लिटरेचर के बाद में भी, तो उन्होंने उसको पूरा ठीक से बताया कि वो जो भी कंफ्यूजन रहा है अब नहीं है। हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, हमारे को जो समझाया गया, सिखाया गया और हम खुद जो देख चुके हैं, उसके एक्सपीरियंस पे आपको ये हम कहते हैं कि ये एस्ट्रल बॉडी जो पहले कही गई थी वो एस्ट्रल बॉडी की बात नहीं थी, वो बात ईथरिक डबल की हो रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने उस बात को क्लियर कर दिया है। अभी ईथरिक डबल का स्ट्रक्चर और शेप समझते हैं। ईथरिक डबल जो होता है, बिल्कुल ही जो हमारे अभी शरीर हमें दिखाई देता है, जो शरीर हमारे को दूसरों को दिखाई देता है, बिल्कुल उसी की शेप का होता है। फर्क इतना होता है कि इस ईथरिक डबल का जो साइज होता है वो 1/4 इंच नॉर्मल शरीर से ज्यादा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। 1/4 इंच का मतलब होता है 5 से 6 मिलीमीटर। तो 1 इंच अगर 2.5 सेंटीमीटर का है या 25 मिलीमीटर का है, तो करीबन 6 मिलीमीटर के आसपास का ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना बाहर निकला होता है। क्योंकि इसको देखने के लिए हमारे को ईथरिक साइड चाहिए, तो दिखाई तो देता नहीं है, ये बहुत से सूक्ष्म मैटर से बना हुआ है। मगर ऐसे हमें बताया गया है कि इसका जो साइज है वो नॉर्मल जो हमारे शरीर जो दिखाई देता है उससे थोड़ा सा आगे होता है। और एक और शब्द का इस्तेमाल होता है ऑरा, हेल्थ ऑरा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हेल्थ ऑरा और ईथरिक डबल ये एक चीज नहीं है। हम आगे जब बात करेंगे प्राण की और प्राण के जो एमिनेशंस होते हैं जो, उसके बारे में बात करेंगे, तो हेल्थ ऑरा हमें समझ में आएगा, आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे हम। जहां तक कोई व्यक्ति अगर ईथरिक डबल को देख सके, तो उसको इन्होंने कहा है कि वो ब्लू ग्रे या वायलेट ग्रे टाइप का कलर में वो दिखाई देता है, और हल्का सा उसके अंदर चमक होती है, या उसको कहेंगे थोड़ी सी लाइट उसके अंदर होती है, तो वैसे दिखाई देता है। जैसे हमारे शरीर की स्किन कितनी स्मूथ है, कितनी रफ है, तो इस टाइप से भी डिपेंड करता है। ईथर डबल के अंदर भी वैसे ही चेंजेस होते हैं। तो कोर्स और फाइन के बारे में इन्होंने बताया है। तो अब हमने समझ लिया कि ईथरिक डबल ईथर के मटेरियल से बना हुआ, और ईथर क्या है? 4 टाइप के जो सूक्ष्म पदार्थ हैं फिजिकल जगत के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा, उनसे बना हुआ एक शरीर है, बाकायदा एक अलग से शरीर है, जो कि हमारी इस शरीर के साथ में ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो पदार्थ हैं वो इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे इस शरीर के अंदर ही है। वो ऐसा नहीं कि वो बाहर है कहीं, हमारे इसी शरीर के अंदर ही है और इसी शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है जो फिजिकल जगत का है, इसको हमने ईथरिक डबल कहा है थियोसफी में। इसका हमने साइज और शेप भी समझ लिया। हम अब समझते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, क्या कार्य करता है ईथरिक डबल। तो ईथरिक डबल के 2 मेन कार्य हैं। पहला तो कि वो प्राण को, या जिसको वाइटलिटी कहा है इंग्लिश में, इसका इसको लेता है बाहरी जगत से और इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको फैलाता है, इसको सर्कुलेट करवाता है। और इसकी वजह से ही हम, क्योंकि प्राण शब्द जो है वो प्राण का मतलब ही है कि लाइफ, जिसकी वजह से ये जो डेंस बॉडी है, जो हमारी बॉडी हमें दिखाई देती है, वो जिंदा रहती है। और दूसरा इसका जो काम है वो है कि ये बीच का एक ब्रिज, एक जो जो डेंस बॉडी है, जो हमारी अपनी बॉडी है सॉलिड लिक्विड गैस की, जो हमें दिखाई देती है, और सूक्ष्म शरीर हैं जैसे एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इनके बीच का एक ब्रिज बनता है, मतलब कि इनको जोड़े रखता है।
वो कनेक्शन बना के रखता है। तो ये एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है हमारी एस्ट्रल बॉडी और हमारी डेंस बॉडी के बीच में, एक ये लिंक की तरह काम करता है। तो ताकि जो है हमारे जितने में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और जो हमारी फिजिकल एक्शंस हैं, ये सारे के सारे आपस में लिंक्ड रहें। ऐसे ही इसको हम आगे और समझेंगे शायद अगर टाइम मिलेगा तो। अभी मेन बात तो ये है कि हमारे को प्राण या वाइटैलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, तो ये लाइफ प्रोवाइडर है हमारी फिजिकल बॉडी के लिए, डेंस बॉडी के लिए। क्या ये अपने आप में अलग से जीवित रह सकता है? अगर ये हट जाए तो नहीं, ये जुड़ा रहता है फिजिकल बॉडी के साथ में, ये उसका एक टाइप का हिस्सा है और इसके साथ ही जुड़ा रह सकता है, अलग से ये कार्य नहीं कर सकता है। तो जैसे कि हम फिजिकल बॉडी के अंदर कार्य करते हैं तो हमारे ईथरिक डबल भी साथ ही साथ होता है, दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं। इसको अगर हमने अलग कर दिया तो फिजिकल बॉडी भी कार्य नहीं कर पाएगी और अपने आप में ईथरिक डबल भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो इसको हम समझ के हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्राण क्या है। प्राण जो एक शब्द दिया गया है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये एक ऐसी फोर्स है, लाइफ फोर्स है, एनर्जी है जो कि सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से इसकी जागृति होती है, सूर्य से इसकी हम कहेंगे रेडिएशन होती है। और ये सूर्य से जब रेडिएट होता है प्राण, तो फिर ये जो हमारे हवा के अंदर हवा कहें या हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो उसको कैप्चर करते हैं, हम आगे उसको देखते हैं, और उसके अंदर वो इकट्ठा होता है प्राण और उसको फिर ईथरिक डबल लेती है। तो जो प्राण है ये सूर्य से आता है और सनलाइट के अंदर ही प्राण ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे ही सन से या सूर्य से कुंडलिनी भी आती है, ये एक अलग एनर्जी आती है। और जो नॉर्मल हमारे जो हीट लाइट और ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो अलग फोर्सेस हैं जो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसको फोहत भी कहा गया है, ये भी आती है। तो ये तीन अलग अलग टाइप की रेडिएशंस कह लें या अलग अलग एनर्जीज कह लें, जो एक दूसरे से कोई इंटरचेंज नहीं हो सकती हैं, ये हमारे सूर्य से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा लेड मीटर साहब कहते हैं कि और भी बहुत सारी एनर्जीज निकलती हैं, मगर अभी हमारे को तीन के बारे में बताया है। जो फोहत है और जो कुंडलिनी है, वो तो जो फर्स्ट आउटपोरिंग या हम कहें थर्ड लोगोस से वहां से निकलती है, और जो प्राण है या वाइटैलिटी है वो सेकंड लोगोस या विष्णु एस्पेक्ट से आता है। प्राण के बारे में हम ये कहें तो प्राण की वजह से जो हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो भी बायोकेमिकल जो कार्य होता है, जो भी कार्य चलता है, जिसको हम लाइफ कह सकते हैं, जिसके अंदर वो सारा कुछ इन्हीं इस प्राण एनर्जी की ऊर्जा की वजह से ही होता है। अगर प्राण ना हो तो बात खत्म हो जाएगी, सारे सेल तितर बितर हो जाते हैं और अपने अपनी जितनी उनके अंदर क्षमता होती है वो बचने की या थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहने की, वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उसके बाद में उनकी भी डेथ हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब फिजिकल बॉडी की डेथ होती है तो क्या होता है, प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है और ईथरिक डबल अलग हो जाता है। प्राण क्योंकि नहीं है तो हमारे मस्तिष्क, हमारा जो मसल्स हैं, हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, उनके थोड़ा टाइम के लिए वो एक्टिविटी चलती रहती है क्योंकि उनके अंदर एनर्जी तो है। और वो जब तक उनके अंदर एनर्जी है, कुछ उनका अपना जो न्यूट्रिशन है जो उनके पास है उससे वो चलाते हैं, जितना ऑक्सीजन है उससे चलाते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो प्राण की वजह से ही लाइफ है। और ये प्राण सातों लोकों में, सेवन जितने भी प्लेन्स हैं उन सब पे ये आती है। तो सूर्य से इन सातों लोकों के अंदर रेडिएशन होती है प्राण की, सिर्फ फिजिकल में नहीं, हर एक में। जहां जहां पे भी लाइफ है वो सब प्राण की वजह से है, ये सूर्य की वजह से होता है। अगर प्राण शक्ति बहुत ज्यादा हो जाए, प्राण किसी के अंदर बहुत ज्यादा भर दिया जाए तो भी उसके लिए हानिकारक है, और प्राण शक्ति बहुत कम हो जाए, प्राण की क्वांटिटी बहुत कम हो जाए तो भी उसके लिए हानिकारक है। कुछ अमाउंट, एक लिमिट में प्राण का होना जरूरी है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन हम 100% लेना चालू कर दें तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 30 हो जाए, 40 हो जाए तो भी खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि कुछ पैरामीटर्स में हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर कुछ पैरामीटर्स में ही सारे
के सारे जितने भी केमिकल हैं या जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो उनके अंदर ही बेस्ट फंक्शन करती है बॉडी उनके अलावा। कोई ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, शुगर बहुत कम हो जाए, बीपी बहुत कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो भी दिक्कत है। तो ऐसे ही प्राण की भी शक्ति जो है एक लिमिट के अंदर, एक दो पैरामीटर्स में, हायर और लोअर के बीच में बेटर रहती है हमारी फंक्शन के लिए। प्राण शक्ति जो है अब्जॉर्ब होती है, ईथरिक डबल उसको अब्जॉर्ब करता है, खींचता है एनवायरनमेंट से और उसको फिर पूरे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है। उसका हम तरीका समझेंगे। ज़्यादातर हमारे नर्वस सिस्टम से, जो कि हमारी नर्व्स हैं फिजिकल बॉडी में, उसके ऊपर जो ईथरिक कोटिंग होती है या ईथर का एक पार्ट होता है उसके ऊपर, उसके अंदर से प्राण प्रवाहित होता है सारी जगह पे। तो इसको भी हम समझेंगे। एक इससे पहले कंफ्यूजन ना हो, मैं एक बात बता दूं कि हमारे जितने भी फिजिकल बॉडी का हिस्सा है उसका एक ईथर का काउंटर पार्ट होता है, मतलब कि उसका एक ईथर का भी, जैसे हमारे ये जैसे नाखून है तो नाखून का भी एक ईथर का काउंटर पार्ट, एक ईथरिक नाखून भी होगा। जो भी ठोस पदार्थ है उसका एक सूक्ष्म जरूर पदार्थ भी होगा। तो ये हमारे पता ही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जिन जो थोड़ा सा आगे पढ़ चुके हैं, मगर बाकियों के लिए मैंने बताया ये बात। तो पूरी डेंस बॉडी के साथ में ईथरिक डबल भी साथ साथ ही उसके साथ में चलता है। तो ये पूरा प्राण की जब प्रवाह होता है ईथरिक डबल में, तो डेंस बॉडी को भी पूरा प्राण मिलता है। अब हम देखते हैं, इतना तो हमने समझ लिया कि हमारा जो डेंस शरीर है सॉलिड लिक्विड गैस से बना हुआ, उसके साथ में एक और शरीर है जो कि फिजिकल पदार्थ से बना है, जिसको हमने ईथर कहा है, जो कि 4 अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ईथर, ईथरिक, सुपर ईथरिक, सब एटॉमिक, एटॉमिक, उनका बना हुआ है। ये बिल्कुल सेम आकार का होता है जैसे हमारे शरीर है, उसके साथ ही चिपका होता है, उसी के अंदर होता है, थोड़ा साइज बड़ा होता है, 6 मिलीमीटर ज़्यादा। तो ये जो ईथर डबल है, इसके अंदर प्राण ऊर्जा वो कैप्चर होती है और सर्कुलेट होती है, जिसकी वजह से ये बॉडीज दोनों की दोनों जिंदा रहती है। अब ये प्राण शक्ति कैसे कैप्चर होती है और ये कैसे आती है और कैसे बनती है, इसके बारे में अब बात करते हैं। जो हमने ईथर के अंदर बात करी, ये जो पहला सब प्लेन है एटॉमिक, यहाँ पर इसके पदार्थ, जिसको हम अल्टीमेट फिजिकल एटम भी कहते हैं, सबसे सूक्ष्म जो फिजिकल पदार्थ का जो एटम है, इस एटम को यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया गया है इस डायग्राम में। ये एटम जो है सबसे सूक्ष्म जो फिजिकल मैटर का एटम है, इसके अंदर 2 फोर्सेस एंटर करती हैं और वो एंटर करती हैं 4th डायमेंशन से। 3 डायमेंशन तो हम समझते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये जो 3 डायमेंशन है, 3 डायरेक्शन जिसके अंदर हम देख सकते हैं, इसके अलावा एक चौथी डायमेंशन, एक और डायमेंशन ना समझें, मुश्किल हो तो उसको भूल जाएं, सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि जो ये एटम है, इसके अंदर एक और जगत से, एस्ट्रल दुनिया से, उसके सूक्ष्म जगत से, एक तो जो हमारे ईश्वर हैं, लोगोस का यह मतलब है ईश्वर हैं, जो सोलर सिस्टम के जो निर्माता हैं, इनकी एक फोर्स आ रही होती है। वो जो फोर्स आती है उसको हमने थियोसॉफी में इसको 3rd लोगोस कहा है, जिसको हम हिंदू सनातन धर्म में ब्रह्मा कहते हैं, जो क्रिएटर है, जो इस पदार्थ को बनाते हैं, उसको बना के होल्ड करते हैं। ये उनकी विल फोर्स, उनकी उनकी ही अपने क्रिएटिविटी से ये एटम जो बना हुआ है, वो उसको एटम को मेंटेन करते हैं। तो एक तो ये फोर्स है जो इस एटम को बना के रखती है, इसको यहाँ पे इन्होंने बोला विल फोर्स ऑफ द लोगोस, जिसकी वजह से ये एटम रहता है। जब तक प्रलय नहीं होगी और इसका डिसोल्यूशन नहीं होगा, तब तक वो रहता है। दूसरी जो इस एटम के अंदर सूर्य की वजह से जो एक प्राण की शक्ति है, वो उसमें एंटर करती है, इसमें आती है। और ये जो आती है, यहाँ पे इसको वाइटैलिटी फोर्स बोला गया है। ये आके इसके अंदर और प्राण शक्ति को भर देती है, इस ऊर्जा को भर देती है। तो ये जो भर देती है, तो ये अब चार्ज्ड, एक चार्ज्ड एटम हो जाता है।
जब ये एटम चार्ज हो जाता है तो इसके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा आती है कि ये अपने 6 और इस टाइप के एटम्स को ढूंढता है और उनके साथ में अपने आप को जोड़ लेता है। तो ये एटम जो बीच का एटम है, जिसके अंदर पहले शक्ति भरी, इसने अपने 6 और एटम्स को जोड़ लेता है और ये 6 के 6 एटम्स एक ग्रुप बना लेते हैं और इस ग्रुप को कहा गया है वाइटैलिटी ग्लोब्यूल। इसके डिटेल अगर पता करनी है तो ऑकल्ट केमिस्ट्री जो किताब है एनी बेसन सी डब्ल्यू लेडबिटर की, उसके अंदर उसको पढ़ सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने इसके बारे में बात करी हुई है। हाइपर मेटा प्रोटो एलिमेंट की बात करी है इन्होंने, इसके बारे में वहाँ बात कर सकते हैं। ये जो वाइटैलिटी ग्लोब्यूल है, इसका साइज इतना बड़ा हो चुका होता है कि ये दूसरे श्रेणी में पहुंच चुका होता है। ये जो सेकंड सब प्लेन है सब एटॉमिक, अब ये इसका हिस्सा बन चुका होता है। यहाँ पे तो सिंगल एटम होता है, मगर यहाँ पर हिस्सा इसका बन जाता है, तो ये सब एटॉमिक लेवल पे ये वाइटैलिटी ग्लोब्यूल बनता है। ये बात ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको हमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस भी नहीं देना है। बेसिक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो वाइटैलिटी ग्लोब्यूल है, ये एक सात इस टाइप के एटम्स से बना हुआ है और एक सिंगल ग्रुप होता है और यही इसी को अब्जॉर्ब करती है ईथर डबल। ये वाइटैलिटी ग्लोब्यूल जो चार्ज है इन 7 एटम्स के साथ में, ये सनलाइट मतलब कि जो सूर्य होता है तो ही ज़्यादा पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, फिजिकल लोग के अंदर। और इनकी अब्जॉर्प्शन मतलब कि खींचना, ईथर डबल में इसको अपने अंदर ग्रहण करना, ये इसको बढ़ाना है। अगर इसको करना है तो इसके लिए हमें बताया गया है कि अगर हम रेगुलर रिदमिक ब्रीदिंग करें, जैसे कि एक लय के अंदर अच्छी खासी तरीके से सांस को लें और छोड़ें, अगर ये एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते तो जो लोग एक टाइप से वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, एक लय में चलते हैं, तो उनकी ब्रीदिंग भी लय में आ जाती है, तो भी इसकी शक्ति जिस इथर डबल उसको खींच लेता है तो ज़्यादा खींचता है, ज़्यादा उसको अपने अंदर ग्रहण करता है, उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है ग्रहण करने की इथर डबल की, अगर इस टाइप से रेगुलर ब्रीदिंग चले। तीसरा इन्होंने बोला है कि अगर हमारी एस्ट्रल बॉडी और हमारी जो मेंटल बॉडी है, मतलब कि हमारा जो जो फीलिंग्स वाला हिस्सा है और जो हमारा जो विचार वाला जो माइंड में, मन के अंदर जो हिस्सा है, अगर वो ठीक से चले, ऑपरेट करे, क्लैरिटी हो उसमें और साफ सुथरा पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति हो, तो भी उसका असर इथरिक डबल पे पड़ता है और वो फिर वाइटैलिटी ग्लोबुल को भी अंदर अपना खींचता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी जो बॉडीज हैं हमारी, उनका असर भी हमारे नीचे की बॉडीज पे पड़ता है। तो अगर एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी स्वस्थ होंगी तो वो स्वस्थ जो होने का असर फिजिकल बॉडी पे भी पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वाइटैलिटी ग्लोब्यूल जो है, ये चार्ज एक मॉलिक्यूल होता है 7 एटम से बना हुआ, इसके अंदर प्राण ऊर्जा होती है और इसी को ईथरिक डबल सारी दुनिया में, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी हो, वो इसको खींचते हैं और अपने आप को वो जिंदा रखते हैं। हमें नहीं पता प्लांट्स और एनिमल्स में क्या हिसाब चलता है, पर हम आज ह्यूमन बींग्स के ईथरिक डबल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ईथरिक डबल इसको खींचेगा। अब वो खींचने का तरीका क्या है, हम उसका भी अब मैकेनिज्म समझते हैं। अभी तक हमने समझा डेंस फिजिकल बॉडी के साथ में ईथरिक बॉडी, जिसको हम ईथरिक डबल कहते हैं। ईथरिक डबल के अंदर प्राण शक्ति खींची जाती है, प्राण क्या होता है वो हमने समझा, और अब प्राण को कैसे खींचा जाएगा, कैसे लिया जाएगा, अब हम इसको देखते हैं। इसके लिए ईथरिक डबल के अंदर कुछ सेंटर होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा गया है फोर्स सेंटर्स, और हमारे जो अपना लिटरेचर है सनातन धर्म का, उसके अंदर चक्र कहा गया है। ये जो चक्र होते हैं वो एक, इन्होंने बोला है कि छोटे छोटे जैसे कि व्हील होते हैं या घुमावदार डिस्क होती हैं जो घूमती हैं। तो ये जो चक्र तो हम समझते हैं, पहिया का पहिया होता है जैसे घूमता है जो, तो ये, या फिर हम इसको, इन्होंने बोला है फूल की तरह होते हैं, तो जो फूल है उसके अपने अपने पेटल्स होते हैं, वो भी घूमता है, अगर ऐसा लगता है जैसे घूम रहा है। तो ये जो फोर्स सेंटर्स हैं या चक्र हैं, ये हमारे ईथरिक बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, सरफेस पे, और इनको छोटे छोटे से होते हैं, और इनको इन्होंने कहा है जैसे कि ये सॉसर लाइक डिप्रेशन, जैसे हम पहले ज़माने में देखते थे
कि कप होता है और सॉसर, नीचे एक प्लेट होती है जिसके ऊपर कप रखा जाता है चाय पीने वाला। ऐसा जो कप होता है हल्का सा उसके अंदर एक झुकाव होता है, अंदर से डिप्रेशन होता है। तो अगर यहाँ का चक्र देखा जाए, आगे चक्र, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा, ऐसा हुआ अंदर की तरफ उसका डिप्रेशन होगा और सरफेस पे होगा। तो ये डिप्रेशंस या ये सॉसर लाइक जो वॉर्टिसेस, जो डिप्रेशंस होते हैं या वॉर्टिसेस, घुमावदार जो व्हील्स होते हैं, ये ईथरिक बॉडी के सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। यही होते हैं जो प्राण को, इस वाइटलिटी ग्लोब्यूल को खींचते हैं अंदर। ये 2 से 6 इंच के साइज के होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, पहला तो हमने अभी बात कर ली कि ये खींचते हैं प्राण को और फिर इससे सर्कुलेट करवाती हैं आगे। दूसरा इनका एक फंक्शन और है कि ये, क्योंकि ये जो ईथर के, जो ईथरिक बॉडी के जो चक्र हैं, वैसे ही कुछ चक्र एस्ट्रल बॉडी में भी पाए जाते हैं और दोनों बहुत आपस में करीब करीब होते हैं। तो वहाँ का जो इन्फ्लुएंस है एस्ट्रल चक्रों का, वो ईथरिक चक्र के द्वारा हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर वो इन्फ्लुएंस को ये ला सकते हैं जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और इनके अंदर से कुंडलिनी का फ्लो हो चुका होता है और कुंडलिनी की शक्ति इनके अंदर से जा चुकी होती है। तो जाके ये उस एस्ट्रल सेंटर और एस्ट्रल बॉडी के जो अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेके आ सकती है। तो हम अगर इसको आगे जैसे समझेंगे, हम चक्र, हर एक चक्र की जब बात करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि ये ईथर चक्र अभी ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं और इनके अंदर से कुंडलिनी अभी तक, इनका कुंडलिनी की शक्ति का प्रवाह नहीं हुआ है जिस ढंग से होना चाहिए। तो इसकी वजह से हम अपने जो वेकिंग कॉन्शियसनेस है, जागृत अवस्था में, हम जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं सूक्ष्म जगत के अंदर, खासकर एस्ट्रल जगत के अंदर, उसकी मेमोरी को ला नहीं पाते। जब ये पूरे डेवलप हो जाएंगे और कुंडलिनी का इसके अंदर से प्रवाह हो जाएगा, तब हम वो सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस जो एस्ट्रल बॉडी में होते हैं, वो सारे के सारे हम अपनी वेकिंग फिजिकल कॉन्शियसनेस के अंदर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, मेमोरी भी होगी। और जो बहुत एडवांस हो जाते हैं, जो सहस्रार चक्र, जो टॉप मोस्ट चक्र होता है, वहां से भी कुंडलिनी का जागृत कुंडलिनी उसको भी अफेक्ट कर देती है। तो फिर पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस जो होती है व्यक्ति की, वो 24 घंटे एस्ट्रल और फिजिकल दोनों दुनिया के अंदर पूरे टाइम कॉन्शियस रहती है, कोई ब्रेक नहीं आता। तो इसकी भी थोड़ी सी हम बात बाद में करेंगे, पहले तो हमें यही समझना है। फिर अब हम आते हैं कि कौन सा ऐसा चक्र है जो ये कार्य करता है अब्जॉर्प्शन का, वाइटलिटी ग्लोब्यूल का। तो हमारे हिंदू लिटरेचर में तो एक किताब है ये चक्रास, C.W. लेडबीटर की, जो इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहता है वो उसको पढ़ ले। लेडबीटर साहब कहते हैं कि ये कौन अब्जॉर्ब करता है इसके बारे में खास हमारे बाकी जो ग्रंथ हैं उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, पर उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना एक्सपीरियंस, उनको जो सिखाया गया और जो उन्होंने देखा, और वो खुद क्योंकि क्लियरवाइंट थे, बहुत एडवांस व्यक्ति थे, तो उन्होंने इसकी स्टडी करी है और उन्होंने ये पाया है कि हमारे जो स्प्लीन है, स्प्लीन कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे जहाँ पे हमारे पसलियाँ खत्म होती हैं, हमारे जो आर्म पिट है, जो बगल है, उसके नीचे जहाँ पे पसलियाँ जहाँ खत्म होती हैं, जिसे हम तिल्ली कहते हैं, उस एरिया में वहाँ पे एक सेंटर होता है, चक्र होता है, उसको कहा गया है स्प्लीन सेंटर। इसका कोई नाम हिंदू लिटरेचर में नहीं है, तो हम इसको सिर्फ स्प्लीन स्प्लीन सेंटर कहते हैं, क्योंकि स्प्लीन एक ऑर्गन जो है उसके ऊपर की साइड पे है। ये वाला जो चक्र है, ये ही वाइटलिटी ग्लोब्यूल्स को खींचता है, अपने अंदर खींचता है। इसके अंदर 6 पेटल्स होते हैं या 6 इसके अंदर हिस्से दिखाई देते हैं, जैसे कि फूल के अंदर 6 पत्तियां होती हैं, वो दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये जो प्राइमरी फोर्स है, ये जो आ रही है, मतलब कि जो प्राण शक्ति जो है, वाइटलिटी ग्लोब्यूल्स इसके अंदर आ रहा है, ये सब खींचा जा रहा है। ये जितने छोटे छोटे गोले हैं ये सब यहाँ आ रहे हैं, बीच में से आते हैं। आते ही सीधा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या उस जो चक्र है उसके अपने चक्र के डायरेक्शन में, उसकी पूरी अपनी प्लेन के अंदर ही 6 जगह से रेडिएशन करती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि इस चक्र के अंदर 6
पेटल्स हैं, 6 पत्तियां हैं। ये पत्तियां इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि ये जो डायरेक्शन है प्राइमरी फोर्स या जो ये वाइटलिटी ग्लोब्यूल्स आते हैं, तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन उनका ये होता है। ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर एक चक्र का अलग होता है। तो वो पत्तियों की डेवलपमेंट होती है या पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं। जैसे एक गाड़ी का, चाहे साइकिल हो चाहे गाड़ी का, जो एक पहिया होता है उसके अंदर स्पोक्स होती हैं। स्पोक्स मतलब डंडियां होती हैं। जैसे हम साइकिल का एक पहिया देखें, उसमें डंडियां होती हैं, बीच में से डंडियां साइड तक जा रही होती हैं, इन्हें स्पोक्स कहते हैं। तो ये स्पोक्स क्रिएट करते हैं, उस टाइप का इसके अंदर वैसा दिखाई देता है, बनता है। तो ये स्पोक्स बनती हैं। ये इसको इन्होंने बोला है कि जब पहला कार्य ये होता है जब वाइटलिटी ग्लोब्यूल्स अब्सॉर्ब होते हैं और यहाँ पे ये बनाते हैं। उसके बाद में दूसरा काम क्या होता है कि जैसे ही ये वाइटलिटी ग्लोब्यूल्स, प्राण शक्ति जब अब्सॉर्ब होती है और ये स्पोक्स डंडियां बनाती है सेंटर से चक्र के अंत तक, जो भी उस चक्र के हिसाब से जितनी डंडियां बननी होती है बनती हैं। स्प्लीन के अंदर 6 डंडियां बनती हैं, 6 स्पोक्स होते हैं। उसके बाद में वाइटलिटी ग्लोब्यूल्स को तोड़ा जाता है, वहां पे उनको ब्रेकअप होता है, और यहाँ पे 7 प्रकार के जो प्राण पाए जाते हैं। प्राण के भी जो प्राण शक्ति वाइटलिटी ग्लोब्यूल से आ रही है, इसमें भी 7 प्रकार की होती हैं। उनको ब्रेक करके और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है सबसे पहले स्प्लीन के चक्र पे होता है। और जैसे ही ये ब्रेकअप होता है, तो जो हमारा स्प्लीन का चक्र जो है, तो अगर स्प्लीन का चक्र हम देखें, तो जो चक्र के, जो पहिए के जो 6 हिस्से हैं, जो स्पोक्स हैं, उनके ऊपर और उनके नीचे ये ब्रेकअप होता है। उसके ऊपर और नीचे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पदार्थ बनते हैं उस ब्रेकअप से, ये प्राण के ही। और ये अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग चक्रों का, अलग अलग चक्रम्स का कलर दिखाई देता है, जो कि आगे हम डायग्राम्स में अभी देखेंगे। तो इनको कहा गया है सेकेंडरी फोर्सेस। ये इन स्पोक्स के ऊपर आसपास होती हैं और ये सर्कुलेट करती हैं। जैसे कि हम अगर देखें पटाखों के अंदर एक जमीन पे चलने वाली एक चरखी होती है जो घूमती है पूरी, तो वो कैसे अपने फोर्सेस को वाइट करती है और ऊपर नीचे होती है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा घूमते हैं ये आसपास सेकेंडरी फोर्सेस, और फिर उसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हम देखते हैं कि जो हमारे लिए जो 7 जो चक्र बताए गए हैं, वो एक तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी के पीछे, ये इसलिए यहाँ पे 1 के आसपास डॉटेड निशान है, ये जो मूलाधार चक्र है ये पीछे की साइड पे होता है। दूसरा जो बताया गया है वो स्प्लीन चक्र बताया गया है। तीसरा मणिपुर जो नाभि पे होता है। चौथा अनाहत जो हार्ट सेंटर पे होता है। पांचवा विशुद्धि जो यहाँ पे गले में होता है। छठा आज्ञा चक्र होता है। सातवां सहस्रार। ये हमें ऑलमोस्ट सबको पता ही है इन बातों के बारे में। इसको अगर हम साइड से देखें तो एक चीज बहुत उन्होंने ध्यान से बताई, ये चक्र के अंदर आती बात, कि चक्र की ओपनिंग तो जरूर ईथरिक बॉडी के सरफेस पे होती है। जो ये फ्लावर है, ये जो चक्र है, ये जो पहिए की तरह दिखाई देता है और घूमता है, उसकी ओपनिंग तो ऊपर दिखाई दे रही है, मगर इसका रूट ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसका जो स्टॉक है इस फ्लावर का, जो जहाँ से डंडी आ रही है, वो स्पाइन के अंदर से आती है, स्पाइन से जुड़ी होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे नीचे वाला तो मूलाधार चक्र है, वो यहाँ जुड़ा हुआ है। इधर स्प्लीन का है, वो भी जुड़ा हुआ है। इधर नाभि का है, ये भी जुड़ा हुआ है। ऐसे दिल पे जो ऊपर आता है जो हार्ट चक्र है, जो आगे छाती पे, ये भी जुड़ा हुआ है। गले पे जो आता है थ्रोट चक्र, ये भी यहाँ जुड़ा हुआ है। और जो हमारे दोनों भौहें हैं, जो हमारे आईब्राउज हैं, इनके बीच का जो चक्र है, आगे चक्र, वो भी जुड़ा हुआ है बीच में यहाँ पे। और सबसे ऊपर जो सहस्त्रार या ब्रह्मरंध्र चक्र है, वो भी ऊपर से यहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो असल में कहानी कहाँ आ रही है, ऊपर ईथरिक डबल के ऊपर जरूर ये दिखाई देते हैं, मगर इनका जो रूट है वो पीछे आ रहा है। इनके अलग अलग नाम है, हम यहाँ देखते हैं मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्रार, मगर स्प्लीन के चक्र का कोई नाम नहीं है, क्योंकि हमारे लिटरेचर में आता ही नहीं है। अब हम देखते हैं स्प्लीन चक्र को। स्प्लीन चक्र जो है ये 7 हिस्सों में प्राण को बांटता है। और हम अगर हिस्सा देखें, पहला हिस्सा इसका जाता है रूट चक्र में। रूट चक्र मतलब कि मूलाधार चक्र में, जहाँ पे ऑरेंज और रेड और थोड़ा पर्पल, ये वाले जो प्राण हैं ये जाते हैं वहाँ पे।
दूसरा हिस्सा इसका जाता है नाभि चक्र पे, जो कि ग्रीन कलर का होता है मेनली। तीसरा इसका जाता है इसका हार्ट चक्र पे, तो वो होता है येलो कलर में। चौथा इसका जाता है थ्रोट चक्र पे, उसमें ब्लू और वायलेट होता है। और इसका फिर एक पांचवा जो जाता है, वो पूरे सारे सर्कल जो नर्वस सिस्टम होता है जो पूरे बॉडी में फैला होता है, उसके अंदर रोज कलर्ड का वो जाता है, वहां से डिवीजन होती है इसकी। ऐसा मेन मेन डिवीजन इन्होंने हमें बताई है। हम ये देखें, ये C.W. लेडबीटर ने स्प्लिन चक्र के बारे में हमारे को डायग्राम जितना वो कर सकते थे उन्होंने उसको एक बना के दिखाया है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो है, ये स्पोक्स हैं, ये पहिया का बीच का हिस्सा है, और यहाँ से जो स्पोक है, जो डंडी है, वो अंत तक जा रही है। ऐसी 6 डंडियां मिलेंगी आपको। ये जो 6 डंडियां वाला है, और इसकी डंडी का इंप्रेशन ऐसा पड़ता है कि जैसे एक ये फूल है, इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, और इसका एक ये पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी है, 6 पंखुड़ियां आ गई। और इन 6 पंखुड़ियों में ये सर्कुलेशन हो रहा है सेकेंडरी फोर्सेस का, जो वाइटलिटी ग्लोबुल टूटता है तो उसकी सर्कुलेशन होती है, और ये प्राइमरी जो है बीच में से आता है। इस तरीके से स्प्लिन चक्र दिखाई देता है, जो देख सकते हैं। स्प्लिन चक्र जब का कार्य क्या है, एक तो यह हो ही गया है कि प्राण को वो खींचेगा, मगर एक और इसके अंदर कार्य है कि जब जहां हमारी स्प्लीन है फिजिकल बॉडी के अंदर, वहीं पर ईथरिक डबल के अंदर तो स्प्लीन चक्र है ही है, उसी एरिया में एस्ट्रल बॉडी में भी एक चक्र होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एस्ट्रल बॉडी का स्प्लीन चक्र है वो। ये एस्ट्रल बॉडी का स्प्लीन चक्र जब डेवलप होता है, तब जो एस्ट्रल बॉडी में व्यक्ति सोने के टाइम रात में जब हम अलग हो जाते हैं फिजिकल बॉडी से, और वहां पे विचरण करते हैं, उड़ते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वो जो जर्नीज हैं, वो जो हमारा जाना आना, जो वो उस फ्लाइंग का, जिसको हम फ्लाइंग कह सकते हैं क्योंकि मूवमेंट ऐसी होती है, ऐसा लगता है जैसे उड़ के जा रहे हैं, उसके बारे में जो उसकी जर्नीज होती हैं, उसकी जो मेमोरी है, वो इस चक्र से आगे ट्रांसमिट होती है एस्ट्रल स्प्लीन के चक्र से ईथर के स्प्लीन के चक्र को। अगर तो हमारा ईथरिक बॉडी का स्प्लीन का चक्र प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, तो वो जर्नीज के बारे में आगे फिजिकल, हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो ठोस हमारी वेकिंग ब्रेन है, वहां तक उस जर्नी को पहुंचा नहीं पाएगा, उस मेमोरी को ला नहीं पाएगा। इसलिए हमें कुछ पता नहीं होता कि एस्ट्रल बॉडी में हमने क्या करा, इस हिसाब से, उड़ने के हिसाब से, कि क्या करा वहां पे, कुछ क्या क्या कार्य करा। तो ये जैसे जैसे स्प्लीन का जो हमारा चक्र है ये डेवलप होता है, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा कई बारी हमारे को, जैसे इन्होंने लिखा है कि स्लाइड एक्सीडेंटल सिमुलेशन अगर हो जाए तो कुछ वेग मेमोरी हमें मिल सकती है। तो इस तरीके से आती है, और जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगी और कुंडलिनी उसको पियर्स कर लेगी और अपना उसके अंदर से उसको पूरा अपना एनर्जी दे देगी, तो पूरा का पूरा ही हमारे को मालूम पड़ जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या जर्नी हुई थी। तो ये तो हो गया स्प्लीन सेंटर। जब स्प्लीन सेंटर से ये 3 जो आ रहे हैं, डार्क रेड, ऑरेंज और डार्क पर्पल, ये 3 जो प्राणिक फोर्सेस आ रही हैं वाइटलिटी ग्लोबुल के ब्रेकअप होने के बाद में, ये प्राणिक शक्तियां जब आती हैं मूलाधार चक्र के पीछे की तरफ, तो यहाँ पे मूलाधार चक्र के अंदर 4 स्पोक्स बनते हैं, या 4 पंखुड़ियों वाला ये चक्र बनता है, और इसको हमने मूलाधार कहा है। यहाँ से जो एनर्जी है वो हमारे स्वादिष्टान चक्र में सेक्स ऑर्गन्स पे जाती है, और दूसरा हमारे को हमारे ब्लड के अंदर ये कहते हैं जाती है। वो अब इसके बारे में डिटेल और हमें बताई नहीं है। तो ये तो हो गया मूलाधार चक्र, ये है मूलाधार चक्र। इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी 4 पंखुड़ियां हैं। कुछ बहुत एडवांस जो लोग होते हैं, जो योग के अंदर या समाधि के रास्ते पे बहुत आगे जा चुके होते हैं, उनके अंदर ये जो मूलाधार चक्र से जो 2 डिविजन्स हुई है, एक तो ब्लड की तरफ, खून की तरफ, जो जो गर्मी देते हैं या एनर्जी देते हैं ब्लड को, वो वाला हिस्सा तो ठीक चलता है, मगर जो स्वादिष्टान चक्र पे जा रहा था, जो सेक्स ऑर्गन्स की तरफ उनको जो सप्लाई दे रहा था प्राण की, वो डाइवर्ट हो जाती है। और वो, क्योंकि ये जो चक्र है मणिपुर चक्र, ये पूरा हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है, तो वहीं से वो ऊपर खिंच के रीढ़ की हड्डी के अंदर से होता हुआ और सीधा ब्रेन में हमारे पहुंच जाता है, मस्तिष्क में, दिमाग पे पहुंच जाता है। और वहां पे क्या होता है
कि जो तीनों फोर्सेस होती हैं, डार्क पर्पल, डार्क रेड और ऑरेंज, ये इनका ट्रांसम्यूटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे हमारी स्पिरिचुअलिटी और इन्हेंस हो जाती है, हमारा अफेक्शन और इंटेलेक्ट और तेज हो जाता है। ये उस व्यक्ति के अंदर होता है। ये करना चाहिए डिलिबरेटली कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में नहीं बताया। इसमें क्या डेंजर है अगर कोई जानबूझ के ऐसा करे, इसके बारे में हमें नहीं बताया है। एक्सपेरिमेंट हल्का फुल्का कोई करके देखना चाहे देखे तो अलग बात है, मगर इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी है। कि सिर्फ उन्होंने लिखा कि बहुत कोई व्यक्ति अपने को फोर्स करे कि उसने इस टाइप के लोअर पैशंस में नहीं जाना है, तो वो शायद ऐसे ऑटोमेटिकली डाइवर्जन हो जाए, मगर इसके ऊपर बहुत कम इंफॉर्मेशन है। ये मगर इतना उन्होंने बता दिया हमारे को कि ऐसा व्यक्ति अब सेफ है, जो व्यक्ति ये कर सके वो अब सेफ है कुंडलिनी जागृत करने के लिए। इससे पहले कि ये हो, कुंडलिनी को जागृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी की जो शक्ति है उसका एक हिस्सा जरूर, क्योंकि ये अभी भी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब स्वादिष्टान चक्र की तरफ पे वो अभी भी पाथवे बना हुआ है। और कुंडलिनी अगर स्वादिष्टान चक्र पे चली गई और उसको उसने विविफाई पावरफुल कर दिया, उसको उसने एक्टिवेट कर दिया, तो व्यक्ति के अंदर पागलपन की तरह जो है पैशंस जागृत हो जाएंगे, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया है कि जब तक ये ना हो तब तक कुंडलिनी जैसे शक्ति के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इसलिए कुंडलिनी के बारे में आज तो शायद नहीं हम बात कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इतने में। तो कुंडलिनी शक्ति भी जागृत तभी करवानी चाहिए या होनी चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए जब कोई बहुत एडवांस गुरु या साधक हमें मिले और वो गारंटी ले कि हमारे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम उस पर पूरे विश्वास रखते हो कि हाँ इसको मालूम है वो क्या करवाना चाह रहे हैं और ज़रूरत भी है कि कुंडलिनी की जागृति करी जाए, तब ही करनी चाहिए, वरना इसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कुंडलिनी के साथ में। फिर ये तीसरा चक्र है जिसको हम मणिपुर या नेवल चक्र कहते हैं। यहाँ पर ये स्प्लीन चक्र से ग्रीन एनर्जी आती है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका डायग्राम देख लेते हैं, ये वाला। इसके अंदर 10 पंखुड़ियां हैं, और हम ये देखेंगे कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। ये जो नेवल सेंटर है, जिसका एस्ट्रल नेवल सेंटर मतलब कि एस्ट्रल बॉडी में जो नाभि की जगह पे जो जो चक्र होता है एस्ट्रल बॉडी में, जब वहां पे जागृति होती है तो ऐसा व्यक्ति के अंदर सेंसिटिविटी फीलिंग्स और जागृत होती हैं बहुत अच्छी तरह से, उसके अंदर और इजाफा होता है। तो वो ट्रांसमिट होती हैं ईथरिक चक्र की तरफ में। तो इन्होंने बोला हुआ है कि जब ईथरिक सेंटर एक्टिव हो जाता है तो जो फीलिंग्स हैं फ्रेंडलीनेस हॉस्टिलिटी की कौन सी जगहें अच्छी हैं बुरी हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आभास होना चालू होता है, और पूरी की पूरी हो जाएंगी तो जो भी असल बॉडी में जो हो रहा है, जो अच्छी जगहें बुरी जगहें, जो भी असल बॉडी अच्छा बुरा फील कर रही है, वो सारा का सारा ट्रांसमिट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो हार्ट सेंटर है वहां पे स्प्लीन सेंटर से येलो प्राण आ रहा है, और यहाँ पे जाके 12 जो पंखुड़ियां हैं उसके अंदर जाता है, और यहाँ से फिर येलो ही जो प्राण है वो फिर ब्रेन की तरफ जाता है। ये है हार्ट चक्र। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जब इसके एस्ट्रल हार्ट चक्र के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी होती तो ऐसा व्यक्ति सिंपथाइज कर सकता है दूसरों के साथ, एम्पथाइज कर सकता है दूसरों के साथ में, और वही क्वालिटी ईथरिक चक्र के अंदर ट्रांसमिट होती है। और अगर वो ईथरिक चक्र डेवलप हो जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ में उनके दुख और सुख को भी बांट सकता है, जैसे कि उसके अंदर ही वो दुख और सुख चल रहे हों। अब हम आते हैं एक और सेंटर पे जिसको हम कहेंगे कि थ्रोट सेंटर। तो विशुद्धि या विशुद्धा सेंटर कहते हैं इसके अंदर। इसको हम देख लेते हैं पहले। इसमें 16 पंखुड़ियां हैं। इसके अंदर स्प्लीन सेंटर से डार्क ब्लू और वायलेट ये प्राण आ रहे हैं, और फिर वो आगे ब्रेन की तरफ वायलेट और डार्क ब्लू आगे जा रहे हैं। तो जब ये चक्र
एस्ट्रल प्लेन के अंदर जब जागृति होती है, तो वो एस्ट्रल बॉडी को दूसरे जो एस्ट्रल प्लेन के अंदर, एस्ट्रल जगत के अंदर जो साउंड्स हैं, जो आवाज़ हैं, उसको सुनने में वो सक्षम करता है, इनेबल करता है। और वही चीज़, वही आवाज़ें जो एस्ट्रल प्लेन के अंदर अब वो सुन सकता है एस्ट्रल बॉडी में, वही चीज़ जब ईथरिक ये वाला चक्र जो होता है, विशुद्धि चक्र, जब ये डेवलप हो जाता है तो हम क्लियर ऑडियंट हो जाते हैं, मतलब कि उन आवाज़ों को भी हम सुन सकते हैं अपने फिजिकल बॉडी में। तो ये इसका कार्य है सुनने का इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि हमारी जो जो दोनों आंखों के बीच में ऊपर के हिस्से में थोड़ा सा, वहां पे जिसे हम आगे चक्र कहते हैं, दोनों आईब्राउज के बीच में वहां पे एक चक्र होता है। ये चक्र इस तरीके से होता है, इसके 96 पेटल्स होते हैं और 48 के दो हिस्से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि दो ही पेटल हों, तो आधे आधे में। तो इस तरीके से इसका डायग्राम है। इसके अंदर जब एस्ट्रल बॉडी में ये वाला चक्र, जो कि एस्ट्रल बॉडी में भी इसी एरिया में एस्ट्रल बॉडी में भी चक्र होता है, जब वो पूरा डेवलप हो चुका होता है तो उस व्यक्ति की एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल प्लेन के अंदर चीजों को देख सकती है। देखिए, एस्ट्रल बॉडी जो है उसमें स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं होते हैं। शायद ये कंफ्यूजन हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्लियर करता हूँ। एस्ट्रल बॉडी के अंदर जैसे हमारी आंख है, हमारे कान है, हमारी नाक है, हमारे जो जीभ है, टेस्ट है, ऐसा नहीं है। एस्ट्रल बॉडी में कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता है। एस्ट्रल बॉडी में सिर्फ चक्र होते हैं। जब वो चक्र प्रॉपरली डेवलप होते हैं तो ये सारी की सारी जो खूबियां हैं, देखने की, सुनने की, ये सब की सब जागृत हो जाती है। और एस्ट्रल बॉडी में इन चक्रों के, और एस्ट्रल बॉडी में सारे पदार्थ जो होते हैं वो पूरा घूम रहे होते हैं, सर्कुलेट करते हैं, हर एक चक्र के अंदर से वो सर्कुलेट करते हैं बहुत तेजी से। तो पूरी की पूरी एस्ट्रल बॉडी इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर पाती है। जैसे कि हमने बोला इसके अंदर कि जब ये आगे चक्र, एस्ट्रल बॉडी का अपना आगे चक्र जब वो डेवलप हो जाता है तो एस्ट्रल बॉडी का हर एक पदार्थ, हर एक चीज को एस्ट्रल बॉडी में देख सकता है, जब पूरी डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये जो एबिलिटी है एस्ट्रल बॉडी में जो देखने की, एस्ट्रल बॉडी के जगत के अंदर, वो वाली एबिलिटी, वो वाली एबिलिटी ईथरिक जो ये आगे चक्र है, जब ये डेवलप हो जाती है तो वो जो एस्ट्रल बॉडी में दिखाई दे रहा है, एस्ट्रल प्लेन में जो दिखाई देता है, वो भी दिखाई देना चालू हो जाता है इस व्यक्ति को, जिसकी ईथरिक डबल के अंदर ये चक्र का डेवलपमेंट हो गई है और कुंडली ने इसको पावरफुल बना दिया, वेरीफाई कर दिया, इसके थ्रू जा चुकी है। और ये सहस्रार चक्र है। सहस्रार चक्र के अंदर फोर्सेस आती हैं, येलो और वायलेट, और ये सहस्रार चक्र इस तरीके से दिखाई देता है। इसको सहस्रार मतलब 1000 पेटल्स का बताया गया है, मगर CW रिपीटर ने इसकी काउंटिंग करी ठीक से तो उन्होंने बोला ये 960 है। और इसके खासकर एक और चीज दिखाई दी उनको कि 12 बीच में एक और टाइप का, एक और चक्र के अंदर एक चक्र और है जिसके अंदर 12 पेटल्स है। तो इस तरीके से इसकी ये दिखाई देता है। इस चक्र के आखिरी चक्र है जो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर है, टॉप ऑफ द हेड कहते हैं इसको। जब कुंडलिनी इसको पियर्स करती है, इसकी पूरी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, तब क्या होता है कि इसके द्वारा अब वैसा इस व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी इसको भी पियर्स कर चुकी होती है, अब उसकी जो चेतना है वो एस्ट्रल प्लेन के अंदर और फिजिकल प्लेन के अंदर, फिजिकल लोक के अंदर और जो एस्ट्रल लोक है, इन दोनों के अंदर कॉन्टिन्यूअस हो जाती है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति अगर फिजिकल बॉडी को सुला भी देगा तो एस्ट्रल के अंदर पूरा जागृत रहेगा, और जब वो खुद जागृत भी होगा फिजिकल में तो भी एस्ट्रल बॉडी के अंदर वो जागृत होगा। मतलब कि अब उसकी फिजिकल लोक के अंदर भी वो पूरा जागृत होता है, सब कुछ देख सकता है, और एस्ट्रल प्लेन में भी सब कुछ देख सकता है। उसके लिए अब ये दोनों प्लेन दोनों एक ही हो गए हैं, उसके लिए अब कोई फर्क नहीं रहा है। अब वो 24 घंटे जागृत रहता है, उसकी जागृत अवस्था आ जाती है। ये चक्र इस तरीके से दिखाई देते हैं अगर हम साइड से देखें, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है किस तरीके से ये जो स्क्रीन चक्र है ये मूलाधार में भेजता है, नाभि चक्र में भेजता है, हार्ट चक्र में भेजता है, विशुद्धि चक्र में भेजता है थ्रोट पे, फिर आगे चक्र, और फिर यहाँ पे सहस्रार चक्र के ऊपर। मेरे ख्याल से माथुर जी आज हम इतना ही कर लेते हैं, या मैं एक चीज और कर देता हूँ ताकि ये बॉडी का कंप्लीट हो जाए। 2 स्लाइड्स और कर लेता हूँ।
जब ये प्राण की सर्कुलेशन पूरी हो चुकी होती है चक्रों के द्वारा सब जगह पे पूरी इतनी बॉडी में, तो ये जो जितना जितना प्राण ऊर्जा हर एक बॉडी का हिस्सा इथरिक डबल और जो हमारी डेंस बॉडी है इसको खींच लेती है, उसको इस्तेमाल कर लेती है, तो ये जो प्राण के जो जो इथरिक जो वाइटलिटी ग्लोब्यूल्स के हिस्से हैं जिनसे ये गया था, वो वाले फिर छोड़ती है बॉडी बाहर। जैसे हम लोग शरीर के अंदर कुछ खाते हैं, तो जो हम लेते हैं हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं जो भी लेना होता है, बाकी जो हमारे को ठीक नहीं होता हमारी बॉडी के लिए उसको हम अपने मल मूत्र के यूरिन और स्टूल के द्वारा उसको हम निकाल देते हैं। और फिर वैसे ही जो हमारी स्वेटिंग होती है और वैसे ही जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारे को ज़रूरत नहीं होती है वो फालतू की चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी ज़रूरत नहीं है वो निकाल देते हैं। इस तरीके से ईथर के अंदर भी, ईथरिक बॉडी के अंदर भी, जो ईथरिक बॉडी के अंदर जो एमिनेशंस होती हैं, जो चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं, जो हिस्सा अब ज़रूरत नहीं है, जो प्राण शक्ति को लेने के बाद में वो ईथर बॉडी को अब ज़रूरत नहीं है, वो हिस्सा बाहर फेंका जाता है, रिलीज करा जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सिर के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो वहाँ पे रिलीज होता है, नीचे के हिस्से पे भी रिलीज होता है, और शरीर के हर एक पोर से हर एक अंग से रिलीज होता है, और सांस के द्वारा भी रिलीज होता है। क्योंकि ईथरिक बॉडी के अंदर जो प्राण शक्ति है वो तो आती है वाइटलिटी ग्लोब्यूल से, मगर ईथर की अपना भी तो एक ईथर को चाहिए होता है ईथरिक बॉडी को डेवलप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। ईथरिक मटेरियल कहाँ से आता है? जो हम खाना खाते हैं और जो हम सांस लेते हैं उससे आता है, और जो हम प्राण शक्ति वाइटलिटी ग्लोब्यूल लेते हैं उससे आता है। इन तीन चीज़ों से हमारे ईथरिक बॉडी की जो मटेरियल बॉडी है वो बनी रहती है। जैसे हम जो हमारी डेंस बॉडी है इसको के लिए हम खाना पीना खाते हैं, वैसे ईथर के लिए भी हम जो जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो ईथर पार्ट है उस खाने के अंदर, वो भी हमारी ईथर बॉडी को लगता है। इस तरीके से हम ईथर बॉडी को अपना बनाते हैं, और जो फालतू की चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत नहीं होती उसको छोड़ते हैं। तो जब हम उसको छोड़ते हैं तो हमारे ईथरिक बॉडी के जो होती है 6 मिलीमीटर ऊपर, उससे आगे की तरफ काफ़ी हद तक बहुत ही रेगुलर स्ट्रीम में ईथरिक पार्टिकल्स बाहर रेडिएट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं हम। ये जो रेडिएशन है जो हम बाहर छोड़ते हैं, ये रेडिएशन जो देख सकते हैं उनको ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक शरीर के आसपास बहुत सारी चीजें रेडिएट कर रही हैं, बहुत छोटे छोटे कण जो हैं बाहर निकल रहे हैं। और उसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि किसी ने किसी डॉल के आसपास अगर बाल खड़े कर दिए जाएं खूब सारे, बहुत महीन महीन एकदम बाल खड़े कर दिए जाएं, तो उस तरीके से उसकी अपीयरेंस होती है। ये इसको बोला गया हेल्थ ऑरा। जितना कि जितना ये वाइट ईथरिक एमिनेशंस जिसके अंदर थोड़ा प्राण भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, जो फालतू प्राण होता है वो भी निकलता है, ये ईथरिक एमिनेशन जो होती हैं ये शरीर के ईथरिक डबल से निकलती हैं बाहर की तरफ, और खूब रेगुलरली निकलती हैं। तो इसको इसको बाहर से देखा गया ये है हेल्थ ऑरा। जबकि ईथरिक डबल तो सिर्फ बॉडी के साथ चिपकी होती है 6 मिलीमीटर। हेल्थ ऑरा और ईथरिक बॉडी जो है दो अलग अलग चीज हैं ऑरा के हिसाब से। हेल्थ ऑरा का एक इसलिए भी कहा हेल्थ ऑरा क्योंकि बहुत जो महीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं, वो इतने महीन होते हैं, उनको भी ये धक्का मार के बाहर कर देती है। जिसकी भी हेल्थ ऑरा अच्छी है, जिसके भी ये रेगुलर एमिनेशन चल रही है, एमिनेशन मतलब कि जो ईथर की तरफ से ये छूट रहा है हमारी बॉडी से बहुत रेगुलरली, तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इनसे बचाव होता है उसका जर्म से। और जब वो ऐसी जगह भी जाता है जहाँ पे काफ़ी जर्म्स काफ़ी हैं, तो उनसे भी उसका बचाव होता है। जब अगर उसको बहुत थकावट हो जाए, बहुत वीकनेस आ जाए, बहुत ज़्यादा उसने श्रम करा है, या उसे कोई बीमारी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हेल्थ ऑरा है, जो प्राण शक्ति है वाइटलिटी ग्लोब्यूल, या उसके स्प्लीन चक्र काम कम कर रहा हो और वो खींच ना पा रहा हो ज़्यादा वाइटलिटी ग्लोब्यूल्स को, प्राण शक्ति को खींच ना पा रहा हो, तो उसके अंदर ये हेल्थ ऑरा में कमी आती है। और वो कमी आने की वजह से बाहर से कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पे अटैक करके बीमारी ला सकते हैं, तो हमारी डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है। जिनका ये अच्छा रहता है सिस्टम, उनका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रहता है। इस तरीके से हमारे को इसके बारे में बताया हुआ है। तो माथुर जी, मैं यहाँ पे अब मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। आज हमने इतना ही करा है, कुछ और स्लाइड्स पड़ी हैं मगर मेन मेन काम हमने कर लिया है। हालांकि
टॉप में और रख लेंगे इसको, हाँ आगे तो देख इसको सकते हैं, हाँ कंक्लूड देख कर सकते दो हैं, जी 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 दिसंबर या जनवरी, जब आपको टाइम हो जी तो जी जी। इसको रख लेंगे। और अभी थैंक यू, धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत साधारण शब्दों में एथनिक डबल के बारे में हम सबको बहुत अच्छे से समझाया है। अब किसी को कुछ ऐड करना है या किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। किसी का हेलो। कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ प्रमिल जी मैं बोलिए। मैं प्रमिल द्विवेदी बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ हाँ प्रमिल नमस्कार जी बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार राजीव जी, इतना अच्छा, इतना बढ़िया डिटेल्ड में आप अलॉन्ग विद डायग्राम आपने ब्रीफ किया, इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली, एक एक चीज समझ में आ गई। जहाँ कुछ कंफ्यूजन्स थे वो आपने क्लियर कर दिए डायग्राम के जरिए, और बड़े सरल शब्दों में। और कंपैरिजन जो आपने सनातन धर्म के वर्ड्स थे और आपके थियोसॉफिकल वर्ड्स थे, और जो अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या क्या उसको हम बोलते हैं, इन सब पे प्रकाश डाला। बहुत अच्छा, कन्विंसिंग था, बड़ा इंफॉर्मेटिव था। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक लिए। यू। थैंक यू प्रमिल जी। हेमंत जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए हेमंत जी। हाँ जी, थैंक यू राजीव सर। थैंक यू थैंक यू। सर एक चीज़ थी कि जब हम लोग 7 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो मैडम ब्लावास्की के ऑलमोस्ट सभी लिटरेचर में जो ऑर्डर है प्रिंसिपल्स का वो इस तरीके से है कि जैसे फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल, देन लाइफ, एनर्जी और वाइटलिटी, जिसको उन्होंने प्राणा बोला है, देन लोअर मेंटल, हायर मेंटल, बुद्धि और आत्मा। लेकिन हम लोग अक्सर उनकी लिटरेचर में जो एथरिक डबल की जो बात है, एक तो वो मैंने लिटरेचर में नहीं मैंने कहीं देखा है। उन्होंने इसका प्राणा वर्ड यूज किया है। एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो थर्ड प्रिंसिपल मैडम ब्लावास्की ने यूज किया, क्या वही एथरिक डबल है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये कि जब हम डॉपलर गैंगलर की बात करते हैं तो मैक्सिमम लिटरेचर में डॉपलर गैंगलर जो है वो एस्ट्रल बॉडी को कहा गया है, एथरिक की बात नहीं की। हाँ जी जी मैम, जी सर। हाँ थैंक यू वेरी मच। हेमंत जी, ऐसा है कि इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमारे थियोसॉफिकल मैनुअल्स बनाए गए। तो एनी बेसेंट जब आई तो उन्होंने थियोसॉफिकल 7 थियोसॉफिकल मैनुअल्स को रिलीज करा। उसमें पहला था 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैन और 7वां था मैन एंड हिज बॉडीज। आप उन दोनों को पढ़िए, उसको बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उनको आप पढ़िए तो ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर कि किस तरीके से प्रिंसिपल्स को क्या क्या बोला गया है। क्योंकि उस टाइम पे जब बात करी जा रही थी मैडम ब्लेवस्की के टाइम पे, तो बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटाइज नहीं थी। तो कई चीज़ें ऐसी बोली गई जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि क्या बोला जा रहा है। हालांकि मैडम ब्लेवस्की को तो पता था वो क्या बोल रहे हैं, मगर हमारे शब्दों के अंदर उसको डालकर और उस सिस्टम को डेवलप करके कि हम इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे आगे, और उसका मीनिंग क्या है, वो उसको वो वाला काम जो है वो एनी बेसेंट ने करा आगे। और क्योंकि एनी बेसेंट खुद उनकी शिष्या ही थी और उन्हीं से उन्होंने सीखा था, तो वो जो उन्होंने करा है, हम उसको समझने के लिए ये जो आपके सवाल हैं ये बड़े कॉमन सवाल हैं। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो दोनों चीज़ें पढ़िए तो वो क्लियर हो जाएगा। मैंने शुरुआत में भी कहा एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल मैन, ये सब पहले लिंग शरीर, ये सारे के सारे इसके साथ में जोड़े जाते थे। तो आप उसको पढ़िएगा जरूर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुषमा इतने जी। कठिन विषय को तो आप इतने सरलता से बता देते हैं कि समझ ही नहीं आता है। और उसको मैंने तो पूरे पेंसिल से पूरे आपके नोट्स लिख लिए और अब उसको पढ़ूंगी, पॉन्डर ओवर करूंगी। फिर अगली बार यदि आप परमिट करेंगे तो कोई प्रश्न पूछूंगी। मैंने सब लिख लिया है उसको। और आप तो ऐसे धारा प्रवाह बताते हैं जैसे आपको कोई प्रयास ही नहीं लगता, लेकिन अभी हमें समझने में प्रयास लगेगा। बड़ा बात है। और वो जो ऑकल्ट केमिस्ट्री है वो 10 साल से वो किताब मेरे पास है, लेकिन अब मैं उसको पढ़ने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, और आयोजकों को धन्यवाद, और राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न तो है लेकिन पहले पॉन्डर ओवर कर लूं, प्रश्न भी सही पूछने चाहिए। ओके, थैंक तो हाँ हाँ, सुषमा डॉक्टर जी। राजीव ने
बहुत, हाँ, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट, जैसा कि सुषमा जी और प्रमिल द्विवेदी जी ने कहा, वो इतना क्लियर था कि उसमें क्वेश्चन की कोई गुंजाइश ही नहीं लगी, बल्कि इथरिक डबल और इथरिक उस बॉडी में जो एस्ट्रल बॉडी के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे को बहुत क्लियर हुआ है उनके प्रेजेंटेशन से और चित्रों के माध्यम से, और बड़ी सरल भाषा में उन्होंने समझा दिया है। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर राजीव गुप्ता और राजीव माथुर जी को भी कि इतना अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को बहुत बहुत। राजीव जी एक प्रश्न है, जी जो जी केरलियन फोटोग्राफी है, तो क्या उस केरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से हम इस इथरिक डबल का की फोटो लेते हैं, या जो आपने बताया कि आप हमारा जो ऑरा है चारों ओर, जो जैसा हमारा इथरिक डबल होगा वैसे ही हमारे चारों ओर ऑरा बनता है, उस ऑरा की फोटो आती है कि इथरिक डबल की आती है? ये क्लियर नहीं है, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, ये क्लियर नहीं है। तो जैसे कि कर्लियन फोटोग्राफी में उन्होंने देखा कि आसपास का वो जो आता है जो फोटोग्राफी के अंदर, और फिर जैसे कोई पत्ता है उसको काटा तो उसका हिस्सा भी आता है। तो ये दोनों ही चीजें हम मान के चलें तो बेटर है कि कर्लियन फोटोग्राफी में दोनों ही चीजें आती हैं, इथरिक डबल भी आती है और उसका जो हेल्थ और जो उसका ऑरा है अपना जिससे वो प्राण निकल रहे हैं वो भी दोनों ही आता है। हम ऐसे ही मान के चलेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए। जी जी। और एक प्रश्न, जैसे कहा जाता है कि जब हमारी फिजिकल बॉडी जितनी डेवलप हो जाती है तो उसका कनेक्शन आत्मिक बॉडी से होता है, जब एस्ट्रल तो हमारी बुद्धि से उसका कोरिलेशन रहता है और लोअर मेंटल का हायर मेंटल से। तो मेरे ख्याल से जो फिजिकल बॉडी है वही सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है, क्योंकि यही हमको एलिवेट करती है, जो हमें आत्मिक लेवल तक पहुंचा सकती है। और ये इसका जो प्रोसेस आपने बताया कि उसका जो जो रूट प्रोसेस, मतलब रूट रोल जो है वो मेरे ख्याल से इथरिक बॉडी का है। ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसा सुषमा जी, इसके बारे में ना कुछ एक जगह पे लिखा था कि बहुत पुराने जमाने में ये एक मेथड था कि जो कनेक्शन फिजिकल का आत्मिक बॉडी के साथ में है उसके माध्यम से वो समाधि करी जा सकती है, मतलब वहां पहुंचा जा सकता है। और दूसरा तो है ही, भक्ति योग के अंदर हम देखते हैं कि एस्ट्रल से सीधा बुद्धिक में जाया जा सकता है। तो ये जो जो कठिन कार्य था फिजिकल से आत्मिक तक पहुंचने का, ये वाला अब डिसकंटिन्यू कर दिया है टीचर्स ने, और ये बहुत मुश्किल कार्य है। और ये वाला जो चीज है अब वो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, इससे आसान तरीके हैं करने के, जो मुझे समझ में आया जितना मैंने पढ़ा। तो इसके ऊपर ज्यादा हमारे को जोर देना नहीं चाहिए। उस टाइम पे शायद हठ योग का रास्ता जो है जिसके अंदर ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये इथरिक डबल जो है, इसको सफाई करी जाती थी। अलग अलग प्रोसेसेस हमें पता ही है, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तो इसमें उसके ऊपर काम करा जाता था। आप सही कह रही हैं कि वो रास्ता था, मगर अब जो है वो उसके बारे में अब ज्यादा बात नहीं करी जाती है। थैंक यू सो मच। देखिए मुझे आंसर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, हमारा ये जो टॉक है वो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल थियोसॉफी दिल्ली में, तो कोई अगर दोबारा देखना चाहे और तो ज़रूर देख सकता है उसको। तो मेरा क्वेश्चन था, एक तो ये था कि आपने बताया स्प्लीन चक्रा से सारे चक्रास में वो वाइटालिटी ग्लोब्यूल सेकेंडरी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सारे चक्रास से पूरी बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और फिर हेल्थ ऑरा में जा रहा है। और एक जगह हमने ऐसे भी पढ़ा था ना, 5 टाइप्स ऑफ प्राणा होते हैं जिसके हिंदी नेम्स होते हैं, वो क्या है, व्हाट इज दैट? हाँ, वो सिस्टम अलग है और इसमें इसके बारे में बताया नहीं गया है। जो प्राण, अपान, व्यान, समान, ये जो अलग बताए गए हैं प्राण के जो सिस्टम हमारे हिंदू लिटरेचर में आते हैं, उससे थोड़ा बहुत किसी ने कोरिलेट करा है, पर लेडबीटर साहब ने कुछ इसके ऊपर ज़्यादा कमिट नहीं करा है। तो वो ज़रूर जो, क्योंकि बताया गया है कि प्राण के जो अलग अलग हिस्से हैं, तो ये उसमें ऐसा लगता है कि जैसे जो ये जो प्राण के अलग पॉइंट्स जैसे व्यान है या सामान है, तो ये एक एरिया के अंदर काम करते हैं। उस एरिया में जो प्राण शक्ति काम कर रही है उसके बारे में उसको बताने के लिए हमें ये बताया कि भाई इस एरिया में ये काम करता है। जैसे प्राण के अंदर बोला है कि सांस लेना प्राण है, तो इस तरीके से बात करी गई है जो मुझे समझ में आया है। बाकी जो इथरिक डबल का पूरा जो स्ट्रक्चर है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है प्राण का, उसके अंदर ये इसका कोई उन्होंने उसके साथ कोरिलेट नहीं करा है।
ओके, सो इट्स मोर अबाउट कि किस ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो प्रोबेबली वो हिंदू लिटरेचर में हाँ, वैसे वो उसको उसके डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने बताया, बहुत हैं। उन्होंने ठीक बताया कि किस तरीके से आंखों को ऊपर नीचे करते हैं तो उसके अंदर एक अलग ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर जो हिंदू लिटरेचर में आती हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू राजीव जी। और किसी ने कुछ पूछना है? इसमें ना बस मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि शिवानंदा जी की किताब है कि साइंस ऑफ प्राणा, उसमें उन्होंने ना एक एक प्राणा को डिस्कस किया है। इवन जो दांतों की जो मूवमेंट है, इवन कान की भी या नाक की, चाहे आईब्रो की भी कोई मूवमेंट है, तो वो उन्होंने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म या मेजर माइनर भी डिवाइड करके पूरे प्राणा को ठीक से समझा रखा है, जो मेन 5 है उसके अलावा भी। तो ये काफी अच्छी किताब है, अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकता है, साइंस ऑफ प्राणा बाय शिवानंदा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को ऐड नहीं करना है तो अब हम इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉक हमारा 11 दिसंबर को होगा, महामंगल सूत्र, जिसको ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो अभी हमारे HK शरण जी लेंगे इसको नेक्स्ट टाइम। तो ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स है क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉक में सुनेंगे। थैंक यू। अब हम लोग प्रेयर के साथ मीटिंग क्लोज करेंगे। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।